नमस्कार दोस्तों, क्रिएट एंड वेल्थ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस शेयर की मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, ये जो शेयर है ये काफ़ी समय हो गए हैं इसको लिस्ट हुए हुए। जब से ये लिस्ट हुआ है आप देख पा रहे होंगे इसने 4 गुना पैसे को किया है, जबकि ये काफ़ी गिरा हुआ है। अगर इसके हाई को कंपेयर करते हैं इसके लो से, तो इसने बहुत अच्छा पैसा जनरेट किया है। दोस्तों, ये जो कंपनी है दोस्तों, ये होम ग्रोइंग डिज़ाइन फोकस एंड सॉल्यूशन कंपनी है। ये दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, आपका होम अप्लाइंसेस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, सीसीटीवी कैमरेज हो गए। ये सब चीज़ें ये दूसरी कंपनीज के लिए बनाती है। मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, तो ये सब चीज़ें बनाती है। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये पूरे इंडिया में जितनी भी एलईडी टीवीज की रिक्वायरमेंट होती है उसका 35% ये अकेले पूरा करती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर इतना बड़ा मार्केट शेयर है तो एक अच्छी बात मानी जाएगी, काफ़ी हेल्दी माना जाएगा उस कंपनी के लिए। वेराइटीज़ की अगर एसक्यूज़ में बात किया जाए दोस्तों, तो इसके पास 160 मॉडल्स हैं, मतलब 160, जो कि बहुत ही माना जाएगा। अगर हम रेवेन्यू सेपरेट की बात करते हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 48% इसका रेवेन्यू आता है, लाइटनिंग प्रोडक्ट से 12%, होम अप्लाइंसेस से 7%, मोबाइल एंड ईएमएस से 29% और सिक्योरिटी सिस्टम से 4%। तो अगर हम इसके रेवेन्यू को दोस्तों देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा हो। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका 49% का जो रेवेन्यू है, 48% का, वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू एक सेक्टर से माना जाएगा। और वो भी जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। दोस्तों, अगर इसकी कैपेसिटी की बात किया जाए, प्रोडक्ट कैपेसिटी की, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की 5.5 मिलियन यूनिट्स पीए है, मतलब पर एनम। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स की 378 मिलियन है पर एनम। एस ए डब्ल्यू एन एंड प्लेटल की 2.4 मिलियन टन यूनिट पर एनम है। मोबाइल फ़ोन एंड ईएमएस की 51 मिलियन यूनिट है, मतलब पर ईयर। सीसीटीवी की बात किया जाए तो 8.4 मिलियन पर एनम है। डीवीआर की बात किया जाए तो 1.8 मिलियन है यूनिट पर एनम। इनके पास टोटल 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं दोस्तों, जो कि अक्रॉस द इंडिया है, मतलब टोटल पूरे देश में 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। दोस्तों, एक और अच्छी बात ये है कि ये कंपनी लगातार कैपेक्स करती रही है। 2022 का आप देखेंगे तो इसने जो है वो 417 करोड़ का कैपेक्स किया था। और ये जो है कंपनी, ये 22 to 23 में 300 से 320 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जो कि ये दर्शाता है दोस्तों कि ये कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैपेक्स बार बार किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये पता चलता है कि इस कंपनी का इन फ्यूचर भी ये अनुमान है कि इनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों, कैपेक्स बढ़ाने का सीधा मतलब ये है कि इनको उम्मीद है कि इनकी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो इसी वजह से ये कैपेक्स को बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसे गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उसमें इसको 5 के अप्रूवल मिल चुके हैं, जिसमें आपका हो गया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, आईटी हार्डवेयर, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटिंग, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा दोस्तों। इन्होंने पीएलआई स्कीम अप्लाई किया था और उसके अंदर इनको 5 अप्रूवल्स मिले हैं। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो लगभग 17,000 करोड़ का है, मतलब अगर एक्यूरेट अमाउंट में बात किया जाए तो 17,050 करोड़ का, जिससे ये एक स्मॉल कैप कंपनी कहलाएगी दोस्तों। और इसका जो करंट प्राइस है वो है 2863 रुपये। जो इसका लो है 52 वीक, उसके आसपास ये चल रहा है। इसका जो 52 वीक हाई है वो है 4670 रुपये। 52 वीक लो की बात किया जाए तो 2553 रुपये। पी की बात किया जाए तो 71.8 है, जो कि थोड़ा हाई माना जाएगा।
अगर ये पी इसका 50 के आसपास होता तो जस्टिफाइबल था, क्योंकि उस समय इसका पी काफ़ी अट्रैक्टिव होता। बुक वैल्यू की बात की जाए 187 की है। डिविडेंड की बात किया जाए तो ये कंपनी ना के बराबर डिविडेंड देती है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है और ये जो है अपना पैसा री इन्वेस्ट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। अगर ये डिविडेंड अच्छा देगी तो फिर इसको जो है एक्सपेंशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे। ROC की बात किया जाए तो 22.5 है। ROE की बात किया जाए तो 21.9 है, जो कि काफ़ी हेल्दी माना जाएगा। फेस वैल्यू की बात किया जाए तो 2 रुपये है। दोस्तों अगर हम इसके लाइफ टाइम के पीई को देखते हैं तो वो भी जो है वो 71.6 दिखा रहा है। मतलब जब से ये लॉन्च हुई है कंपनी, इसके पीई को अगर एवरेज देखा जाए उसका, जो जब से ये लॉन्च हुए तब से अब तक, तो इसका 71.6 आ रहा है, जो कि इसका जो करंट पीई आ रहा है 71.8 उसके आसपास ही है। तो इसका मतलब ये है अगर इसके लाइफ टाइम को पीई को देखा जाए जब से ये लॉन्च हुआ है, इसने शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट किया है, तो ये एक डिसेंट पी पे ही है। मतलब ये इसके आसपास ही है, इससे नीचे नहीं गिरा। लेकिन अगर ये 50 के पी पे आपको मिले तो ये एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन की बात हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे होगा। अगर प्रो एंड कॉन्स की बात किया जाए तो इसमें दोस्तों जो प्रो में आता है वो कंपनी अच्छा एक्सपेक्ट करिए कि क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, जो कि हर कंपनी दोस्तों करती है ऑलमोस्ट। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 31.7 के CAGR से, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। लास्ट 5 साल का 31.7% के CAGR से ग्रो करना बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाएगी। मीडियम सेल्स ग्रोथ की अगर हम 10 साल की बात किया जाए तो वो 34% है, जो कि फेबुलस है। और अगर इसके कॉन्स की बात किया जाए तो ये जो कंपनी है ये अपनी बुक वैल्यू से 15.3 टाइम्स ज़्यादा रेट पे ट्रेड करी है, जो कि इसका एक माइनस पॉइंट माना जाएगा। अगर इसके हम कॉम्पिटिटर को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो शो कर रहे हैं इसके कॉम्पिटिटर BPL, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके भी अगर पी देखते हैं तो दोस्तों डिसेंट हैं, बट ये जो है ये अपने सेक्टर के लीडर हैं, तो इसी वजह से जो इसका पी है वो थोड़ा सा हाई है। अगर हम इसके क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर का जो सेल था वो था 2405 करोड़। उससे पिछले क्वार्टर का जो था वो था 3867 करोड़। और अगर हम पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो वो था 3073 करोड़। तो कि अगर हम दोस्तों अगर इसे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में गया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में और पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। अगर हम पिछले साल के दिसंबर से भी क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो वो तब भी माइनस में है, और अगर हम पिछले जो रिसेंट पिछला क्वार्टर था अगर उससे कंपेयर करते हैं तब भी ये माइनस में है। तो सेल्स इसके गिर रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 5% था, उससे पिछले क्वार्टर में 4% था, जो कि एक अच्छा चीज़ माना जाएगा कि पिछले क्वार्टर से कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ाया है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो उस समय जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 3% था। ऑपरेटिंग मार्जिन दोस्तों वो होता है जैसे कोई कंपनी जो काम करती है वो कितने मार्जिन पे ऑपरेट करी है। जैसे कि एग्जांपल, अगर वो मान लीजिए वो किसी चीज़ को 10 रुपये का बेच रही है और उस पर उसका ऑपरेटिंग मार्जिन 5 रुपये है, तो मतलब वो 10 रुपये में 5 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिए। वो नेट प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक ऑपरेटिंग मार्जिन उसे कहा जाता है। अगर हमें इसके ईयरली सेल्स की बात किया जाए तो अभी जो है टिल डेट की अगर बात किया जाए, एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, वो है 12,079 करोड़। पिछले साल की बात किया जाए तो 10,600 670 सॉरी 97 करोड़। और उससे पिछले साल की बात किया जाए तो 6,448 करोड़। दोस्तों अगर हम इसे देखते हैं तो ईयरली ग्रोथ है। कंपनी ऐसा नहीं है कि ईयरली जो है वो सेल्स कम हुए, ईयरली सेल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो वो घट रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कितनी बार कंपनीज में क्वार्टरली जो बेसिस पे होता है वो अच्छे सेल्स नहीं आते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर दोस्तों एक अच्छा सेल मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो हो रहा है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात किया जाए दोस्तों, तो अभी टिल डेट जो है वो 4% है। पिछले साल 4% का था और 2021 में 5% था। मतलब अगर 2021 की बात किया जाए तो हेल्दी था, मतलब 5% के आसपास था, जिसे उसे और बढ़ाना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा और कम हो गया था 2022 में। इसका मेनली दोस्तों रीज़न ये होगा क्योंकि रिसेशन होने की वजह से 2022 में प्रोडक्ट्स के दाम
मे बी बढ़ गए, तो इनको जो क्या हुआ कि ये खुद तो अपने ब्रांड के नेम से बेचते नहीं है प्रोडक्ट्स को, ये दूसरी कंपनीज को देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, थर्ड पार्टी कंपनीज जो होती हैं, जो दूसरी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको क्या होता है कि अपना जो है लॉस थोड़ा सा झेलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि जो कंपनी को सेल कर रहे हैं वो उस रेट पे लेने को तैयार ना हो, या उस पे रेट बढ़ाने को तैयार ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ पहले आपको 2 रुपए की पड़ रही थी, जो जिसका रॉ मटेरियल है, लेकिन वो चीज़ आपको 2 रुपये 50 पैसे की पड़ रही है, मतलब 2.5 रुपए की। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो उसी रेट पे अभी भी आपसे ले रही है जिस पे पहले ले रही थी। तो ऐसी कंपनी दोस्तों ये दिक्कत आती है कि ये अपना प्राइस जल्दी से नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि जैसे कि जो हो कंपनी अपने ब्रांड से सामान बेचती है, या जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा होता है, वो क्या करते हैं, वो प्राइस पास ऑन कर देती हैं अपने कंज्यूमर पे, जो उनका कंज्यूमर होता है। बट ऐसी कंपनीज नहीं कर पाती हैं जनरली ऐसा। ये एक माइनस पॉइंट है दोस्तों इस कंपनी का। अगर CAGR सेल्स की बात की जाए तो 10 सालों का 34% है। 10 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 40% है। और इस कंपनी को लिस्ट हुए 10 साल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर 5 साल की बात की जाए तो 33% का CAGR है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। 10 सालों का इक्विटी ऑन रिटर्न 23% का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर रिजर्व की बात किया जाए तो पहले कंपनी के पास जो था वो 985 करोड़ का रिजर्व था, अभी 1100 करोड़ का है। लाइबिलिटीज़ की बात किया जाए तो वो 413 करोड़ का है, जो कि पहले 667 करोड़ का था। मतलब इन्होंने अपनी जो लाइबिलिटीज़ है जो वो कम किया है, बोरोइंग्स को। दोस्तों इनका जो डेटर डेज है वो पहले 62 था, वो 46 हुआ, वो भी एक अच्छी बात मानी जाएगी। डेटर डेज दोस्तों ये होता है कि जो हमने किसी को माल दिया उधार में, वो कितने दिनों में पैसा आ रहा है, तो उसे डेटर डेज कहते हैं। जो कि कम हुआ है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो 34.0.5 है, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो कंपनी के पास 34% के प्रमोटर के पास होल्डिंग है। जो कि रिसेंटली जो कंपनीज होती हैं नॉर्मली जो अच्छी होती हैं वो 50% की होल्डिंग मेंटेन करती हैं, बट इस कंपनी का जो 34% है दोस्तों। लेकिन अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखते हैं तो 12.04% उनका है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए तो 23.76% है। यदि इन तीनों को जोड़ देते हैं तो फिर ये एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है उसके पास बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और जो कंपनी के प्रमोटर हैं, उनके पास ही मेजोरिटी जो होल्डिंग है वो है। पब्लिक के पास जो है वो 30.13% की होल्डिंग है, जिसमें से इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कमला जी के पास जो है 7.29% की होल्डिंग है। अतुल जी के पास 3.55% की होल्डिंग है। इसी तरीके से और भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास होल्डिंग है इंडिविजुअली। दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास भी एक अच्छा खासा अमाउंट होल्डिंग है तो शेयर का। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि उनका कन्विक्शन इस कंपनी में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये इन फ्यूचर बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट पुश कर रही है मेक इन इंडिया के तहत, और मेक इन इंडिया के तहत अगर प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं तो ये जो कंपनी है इसको बहुत सारी कंपनीज का जो है प्रोडक्ट बनाने का ऑफर आ सकता है, या इसका जो है रेवेन्यू बहुत बढ़ सकता है इससे। तो गवर्नमेंट पुश होने की वजह से और China+1 की जो बहुत सारी कंट्रीज जो है पॉलिसी ऐसा अपना रही है, उस वजह से भी इस कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें, और उसके बाद जो है आप कोई भी डिसीजन लें। अगर आपको मेरे दो है बनाए हुए वीडियो से कोई भी ये मदद मिले या कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।